आज हम बात करने वाले हैं नील बोहर की, जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया था एटम को लेकर के, यानी बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्लास 9th का 4th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं हर बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम नील बोहर के बारे में बात करेंगे और नील बोहर के उस परमाणु मॉडल यानी कि बोहर मॉडल ऑफ एन एटम की बात करेंगे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नील बोहर का पूरा नाम जो है वो है नील्स हेनरिक डेविड बोहर। देखो बच्चों, ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों को इनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी हम भी नहीं बन सके। ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने गुरु की बात को ही गलत साबित करके उनके ऊपर ही एक नया प्रमाण दिया है, एक नया नियम दिया है। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि एटम्स के 3 मॉडल आप लोग पढ़ते हैं, यानी एक थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल और एक बोहर मॉडल। तो या मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में बता दूं कि जो रदरफोर्ड थे कहीं ना कहीं वो नील्स बोहर के गुरु थे, यानी एक स्टूडेंट की टाइप में आपके जो नील बोहर थे वो थे। अब नील बोहर ने रदरफोर्ड, जो कि उनके गुरुजी थे, उनकी बातों को कहीं ना कहीं रोक करके एक अपना मॉडल दिया था उन्हीं की बात को लेकर के, यानी उनकी बातों को विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा के अपनी बातें बताई, और कहीं ना कहीं आज वो आपकी बुक में भी है। तो ऐसे स्टूडेंट नसीब वालों को मिलते हैं, हम भी नहीं बन सके। अब आप कोशिश करिए कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट बन सकते हैं कि आप लोग और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाए। तो बच्चों, अब नील बोहर की बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नील बोहर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1922 में। ठीक है, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यानी इनकी इतनी खोज थी, इतनी डिस्कवरी थी कि इनको ये प्राइज़ देना ही पड़ा, यानी ये इसके हकदार थे। अब बच्चों, बात कर लेते हैं कि बोहर मॉडल ऑफ एन एटम क्या है। बोहर मॉडल में आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो आपके एटम होते हैं, उन एटम के सेंटर में कुछ ऐसी डेंस चीज है जो कहीं ना कहीं हमारी जो अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स थे, उनको रोकती है। यानी बताया था कि बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, अराउंड राउंड उसके घूम रहे हैं। लेकिन उन सब बातों में जो ड्रॉबैक्स आए थे वो ये थे कि एक मैक्सवेल थे, साइंटिस्ट हुए हैं। ये साइंटिस्ट भी ऐसे हैं कि अगर कभी साइंस की बात होती है तो टॉप 5 में ही आते हैं, अगर कभी फिजिक्स की बात होती है तो टॉप 5 में ही आएंगे। अब मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं रेगुलरली, किसी का राउंड कर रहे हैं, फिर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं, यानी लॉस करते हैं। लेकिन यहां एक चीज और देखने को मिली। जब बोहर ने अपना मॉडल दिया तो उसने कुछ 3 या 4 स्टेटमेंट दी। उन 3 या 4 स्टेटमेंट में जो बातें कही गई हैं वो हमने यहां मेंशन की हुई है। 1 बाय 1 देखते हैं। देखो बच्चों, पहली बात थी एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब यहां अगर मैं इस बात को हिंदी में ना समझाऊं तो जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन हिंदी वालों के ऊपर से ऐसे चली जाएगी। लेकिन अब हम इसका मतलब आपको बताते हैं। इन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में, सेंटर मतलब बीच में, ठीक है, एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं। बात समझ में आ रही है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, क्लियर है। उसके बाद में विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, यानी कि इस न्यूक्लियस के अराउंड में डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, यानी कुछ ऑर्बिट्स हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम चलता है वैसे ही इस एटम का भी स्ट्रक्चर चलता है, यानी इसके अराउंड भी, न्यूक्लियस के अराउंड भी
कुछ ऑर्बिट्स हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। जैसे सन के अराउंड अर्थ चक्कर काट रही है, जुपिटर चक्कर काट रहा है ना। ये बात आप लोग समझ के चलिए। कुछ बच्चे गलत सोचेंगे चक्कर काटना, आप लोग भी चक्कर काटते हैं, लेकिन वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में नहीं, तुम तो कभी इस गली में कभी उस गली में, ऐसा नहीं, जैसा सोलर सिस्टम में होता है। ठीक है, आई होप के बात समझ गए होंगे आप। तो पहला पॉइंट ये था कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं यानी चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब यहां इस बात को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैक्सवेल का नियम था वो ये था कि चार्ज पार्टिकल्स जब मूव होते हैं तो उस टाइम पर वो अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं। लेकिन बोहर जो कि एक अलग ही एक्स्ट्रा लेवल के पर्सन थे, उनका माइंड बहुत एक एक्स्ट्रा लेवल पे था, उन्होंने कहा कि मैक्सवेल का रूल तो एटम के अंदर फॉलो ही नहीं होता। क्या कहा कि जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल का तो ये रूल एटम्स के अंदर फॉलो ही नहीं होता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि रदरफोर्ड जी जो थे हमारे गुरुदेव, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन मैक्सवेल का नियम यहां नहीं लेंगे हम, ना यहां ये प्ले होता। बात समझ में आई? यानी ये बात सही है कि चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन चक्कर काटने के साथ साथ वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे। उसके लिए इन्होंने एक अलग प्रमाण दिया, एक अलग चीज़ बताई कि बता के तो जरूर रहूँगा मैं, खाली नहीं छोड़ूंगा कि चौथा भी मॉडल आए, है ना। और मेरे हिसाब से ये 9th वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, तो बच्चों जब इन्होंने कहा कि रेडिएट करती है एनर्जी, तो इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट की एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, यानी एनर्जी फिक्स होती है। मामला खत्म। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया कि मैक्सवेल का नियम यहां नहीं चलेगा, है ना, उनका नियम कहीं और चलेगा, एटम के अंदर ये नियम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट में सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। ये बात आपने यहाँ पे लिखी हुई है, हमने लिखी हुई है और आप लोग देख भी रहे हैं, यानी एनर्जी इज फिक्स्ड, यानी एनर्जी क्या है, फिक्स है बिल्कुल। अब यहां तक आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, उसके बाद में स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एक नई बात बताई न्यूक्लियस बोहर ने। बोहर, मैं जबरदस्त फैन हूं इनका, बोहर का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं इनके जैसा बनना कि अपने गुरुजी की बात में कुछ अलग इंक्रीमेंट करें और तब बताएं, है ना। अब जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग नहीं चाहते कि आप गुरु से कुछ बेटर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि आप लोगों की मदद से गुरुजी को एक नया स्टार्ट मिले, एक नया बेस मिले। कसम खाओ सभी, कसम नहीं खाते आप लोग, बिल्कुल नहीं खाओगे, क्योंकि गुरुजी से आपको बिल्कुल प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो वीडियो को तुरंत शेयर कर देते, बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, चाहते ही नहीं आप, है ना। तो एक स्टूडेंट ऐसे बनो जैसे बोहर थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी इस न्यूक्लियस से आगे चल के अब होता क्या है, इन्होंने क्या कहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऑर्बिट का नाम भी बताऊंगा कौन कौन से ऑर्बिट हैं। अब चूंकि इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस से शुरू करके, यानी यहां से शुरू करके 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे भी चलते रहेंगे, पता नहीं, रुकना नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि 1 2 3 4 करके आपके ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं आगे ऑर्बिट, इन्होंने ये नहीं कहा कि 4 ही हैं, आगे भी हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब 1 2 3 4 को भी इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस से स्टार्ट करके जो पहला ऑर्बिट है उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी KLMN। ठीक है, यहां पे नोट कर देता हूं KLM और N। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन आप तो सुनते नहीं, आप तो वीडियो स्किप करके भाग गए यहां से। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में और भी इन्होंने कहा कि अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके एग्जाम में आती है। इन्होंने क्या कहा कि मैंने ये भी कह दिया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी कह दिया कि रेडिएट नहीं करेंगे, फिक्स एनर्जी रहेगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में हैं तो उनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, ना तो वो लॉस कर सकते हैं ना वो गेन कर सकते हैं, जब तक आप कोई बाहरी एनर्जी उनको प्रोवाइड ना करो। ठीक है, अब उसके बाद ये कहा कि हर एक ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी फिक्स होती है, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी फिक्स रहेंगे, यानी किस तरीके से रहेंगे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, यानी एक फॉर्मूला था जो बोहर एंड ब्यूरी ने दिया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2n²। अब जैसे ही आप लोग सोच रहे होंगे कि n कहां से आएगा, n की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं हुई, ये भी क्लियर कर रहा हूं आज। n की वैल्यू 1 2 3 4 है। जो भी आप ऑर्बिट पकड़ोगे उसी ऑर्बिट में आप लोगों को क्या करना है, उसका नंबर ले लेना है। अगर k है तो 1 ऑर्बिट, यानी न्यूक्लियस से शुरू करना है। न्यूक्लियस का जो पहला ऑर्बिट है होगा 1, उससे दूसरा होगा यानी L होगा 2, M होगा 3, N होगा 4, और आगे जब बढ़ते चलेंगे तो आगे भी आप लोग नंबर ऐसे ही बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब होता क्या है, पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हैं। तो 2n² में हम सबसे पहला लगाएंगे कि फर्स्ट वाला यानी k वाला, k शेल्स में देखेंगे हम कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब k में देखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर। अब 1 × 1 = 1 एंड 2 × 1 = 2, यानी जो k शेल है उसमें हमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद करेंगे 2 × n की जगह रखेंगे 2 और इसका स्क्वायर, यानी 2 × 2 2 × 4 एंड 4 2 × 8। ठीक है जी, हिंदी वालों को बता दूं 2 × 2 की घात 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही थर्ड वाला रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 18, फोर्थ रखेंगे आपका आंसर आएगा 32। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग 9th और 10th में होने पर वैलेंसी भी ऐसे ही निकालते हैं 2 8 18 वाले फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना और बताना कि इस तरीके से आपको पढ़कर कैसा लगा। और बच्चों, साथ ही साथ आप हमारे साथ मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, यानी जहां पर हम आपको कुछ लॉयल्टी बैचेस देंगे और साथ ही साथ आपके नाम के सामने एक बैच लगा हुआ आएगा जो आप लोगों को बताएगा कि आप इंस्पायरल स्टडी के खास मेंबर हो, कपिल चौधरी सर के स्पेशल स्टूडेंट हो। तो ज़रूर करिए इस काम को, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना, 59 पर मंथ आपको पे करना है। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, हंसी मजाक में करते हुए, समझते हुए। तो इजाज़त दीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।